हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए। 1.1 का सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन है जो आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 या 9m+8। ऐसे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसी टाइप का ये कि ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर लो आप, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, उसका आप क्यूब करो, और जब आप उसका क्यूब करोगे तो आप ऑलवेज उसका रिजल्ट या तो 9m आना चाहिए या 9m+1 आना चाहिए या 9m+8 आना चाहिए। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि यहाँ पे जैसे 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 0 1 2 3 और इस हिसाब से 8 तक चलेगी। ठीक है, जब रिमाइंडर की इतनी पॉसिबिलिटीज है तो ए की भी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होगी। जैसे ए इक्वल टू क्या होगा, पहले अपना 9q+0, फिर 9q+1, फिर इनका क्यूब और करो, क्योंकि अपन को तो अब की बार क्या देखना है, क्यूब देखना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसके अंदर हमको कुछ थोड़ा ऐसे सोचना है जिसको हम थोड़ा सा इजीली वे में कर सके, कि इस हिसाब से कर सके कि 9 के अलावा अगर हम कोई दूसरा नंबर सोचे जिससे डिवाइड देने पर इसी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जब कभी भी यहाँ पे नंबर बड़ा हो, यानी आपको पता है ये डिवाइजर का काम करता है, और जब कभी भी डिवाइजर बड़ा हो तो वहाँ पे हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे छोटा नंबर ले सकता हूँ क्या, क्योंकि अगर क्यूब भी नहीं होता, सिर्फ इतना बोल देता कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को इसमें लिख सकते हैं, तो भी हम कर लेते, क्योंकि 9q+0 9q+1 9q+2 ऐसे करके हम दिखा देते। ठीक है, लेकिन अब इसका क्यूब करना, फिर क्यूब a+b का होल क्यूब इतने में लगाना, 8 तक लगाना, कितना लंबा चला जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास डिवाइजर लंबा हो और ऊपर क्यूब या स्क्वायर कुछ पूछे तो उस केस में आप थोड़ा सा सोचा करो, यार यहाँ पे छोटा कर सकते हैं क्या। अब कुछ ऐसा नंबर सोचो डिवाइजर में जिसका क्यूब करने पे हम 9 कॉमन ले सके, यानी 9m 9m+1 या 9m+8 में बना सके। तो ठीक है, तो आपको पता है कि यार 9 कॉमन आने के लिए उस नंबर में 9 होना पड़ेगा। अब 2 लोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 9 कॉमन आ नहीं सकता, 1 का काम नहीं है। तो 3 सोचो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से 9 कॉमन आ सकता है। तो अब हमको यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा, बी को 3 लेना पड़ेगा। बी को क्या लेना पड़ेगा, 3, और जब हम बी को 3 लेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 1 2 इतनी आएगी। ठीक है, तो 3 में तो हम क्यूब लगा के देख सकते हैं। तो देखो, तो इसका सॉल्यूशन करें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू क्या लोगे, 3 लोगे। ठीक है, वही चीज स्टेप एक ही है, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड 3 वी गेट, हमको मिलेगा जब हम ए और इसके अंदर क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 3q+r। वहाँ पे r क्या होता है आपको पता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी मतलब 3। ठीक है, ठीक है, लेस देन बी, तो ये लिख दिया आपने। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर आ गई, क्या आ गई, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर क्या आ गई, 0 1 एंड 2। तो आप जानते हो अलग अलग रिमाइंडर के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो ए इक्वल टू वेन आर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है वेन आर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q+0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3q, लेकिन हमें तो क्यूब देखना है इसका,
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को लेके जाना है, तो आपको पता है इसको जब आप क्यूब करोगे तो इक्वल क्या कहता है, इधर क्यूब किया तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 27 क्यूब। तो एक बात बताओ, यहाँ से क्या मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ? जब 9 कॉमन ले लूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3 क्यूब में। आपको पता है ये इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है, ये इंटीजर है जैसे पिछली क्लास में बताया था। तो ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पे भी इंटीजर आता है, क्यूब करने पे भी इंटीजर आता है। तो ये क्यूब भी इंटीजर है, इसका मतलब 3 क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो क्या इसको मैं m मान सकता हूँ क्या? इंटीजर को m मान लिया। तो देखो जब मैं r0 ले रहा हूँ तो a क्यूब किस में आ रहा है, 9m में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन व्हेन r इक्वल टू, चलो इधर कर देता हूँ, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, इस पे क्यूब लगाना पड़ेगा। आप जानते हो यहाँ पे अब a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला पुट करके पहले बताता हूँ। a क्यूब, जैसे इसको माना a, इसको माना b, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस वी क्यूब 1 का 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि मैं इस 1 को अलग ले जाऊँ, क्योंकि मेरे को अब 9m प्लस 1 में बनाना है। तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। एक बात बताओ, इन 3 में से 9 कॉमन ले सकता हूँ। जब 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। वही बात, जब ये पार्ट इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा और इसका ये पार्ट भी इंटीजर होगा। वैसे ही यहाँ पे सबको कैलकुलेशन करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा। तो इसको इंटीजर को मैं क्या मान सकता हूँ 9m, तो 9m प्लस 1। तो देखो जब वेन r इक्वल टू 0 तो 9m आ गया, r इक्वल टू 1 तो 9m प्लस 1 आ गया। अब एक पॉसिबिलिटी और है रिमाइंडर की 2, तो वेन r इक्वल टू 2 तो a क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अब वापस a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाओ। अब सीधा मैं फॉर्मूला लगा दूं कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यूब प्लस b मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी। 3 को किससे इंटू करना, ए स्क्वायर से, मतलब 9 से। तो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो क्यूब, और ये लास्ट में कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख ही दिया था मैंने। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। तो अब ये प्लस 8 को उधर ले जाऊँ क्योंकि 8 के फॉर्म में लाना है। एकदम इजी है ये सब चीज़ें। 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो 3 क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। एक बात बताओ, इसको क्या मैं m लिख सकता हूँ, तो 9m प्लस 8। तो समझ में आया कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड देने पे या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो देखो यहाँ पे a जब मैंने कोई इंटीजर माना तो a क्यूब या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है। तो लास्ट में आप लिख देना बस देयरफॉर, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इसको करना, सेकेंड इसको करना, फिर लास्ट में इतना सा लिख देना देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये चीज़ दिखनी है। समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि अगर डिवाइजर बड़ा हो, डिवाइजर क्या हो बड़ा हो, तो उस केस में हम दूसरा डिवाइजर भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेनली ये प्रूव करना है किसी भी इंटीजर का क्यूब करने पे इस फॉर्म में आना चाहिए। तो मैंने कोई इंटीजर ए मान लिया। अब देखो क्यूब करने पे जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, ए जो मैंने इंटीजर माना इसकी पॉसिबिलिटीज 3 ही बन रही है जब डिवाइजर 3 है। तो
तो यहाँ पे भी देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9+1 आ रहा है और यहाँ पे भी 9m+8 आ रहा है। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि जब कभी भी डिवाइजर बड़ा हो और वहाँ पे हमें क्यूब स्क्वायर करना हो तो हम कुछ छोटा भी मान सकते हैं, बस सोचना ये है कि यार वहाँ से कॉमन लूँ तो जो चीज़ चाहिए उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप 2 मानते तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब करते तो 2 का क्यूब कितना होता, 8 होता और 8 में 9 निकल ही नहीं था, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता फिर उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फिर वापस यहाँ पे 2q+1 करते, ठीक है, तो भी यहाँ पे भी फिर 3 कॉमन निकलता नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना चाहिए, 9 का क्या सोच लो 3। ठीक है, यानी फैक्टर सोच लिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, 9 का क्या फैक्टर है 3 है मेनली। तो समझ में आया। तो इस हिसाब से 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 1.1 में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाया, इससे पहले इंट्रोडक्शन कराया। तो इन्हीं चीज़ को बढ़िया से पढ़ो। देखो एनसीईआरटी मैथ है ना, हर चीज़ का क्या है बेस है, कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग क्यों ना करो। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली ना तो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करो, आपकी मैथ्स 90% तो मेनली कवर हो ही जाएगी। ठीक है, कितनी परसेंट, 90%। अब 10% में कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा, कुछ डिजिट्स अलग, थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया, लेकिन जब आप इस 90% को बढ़िया से करोगे तो वो 10% भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। लेकिन मेनली आपको पहले एनसीईआरटी बढ़िया से क्लियर करना है। एनसीईआरटी क्लियर करोगे तो हर बच्चे को 90 अबव तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी क्लियर करो बढ़िया से, वाई क्यू के साथ करो कि यार ये कैसे हो रहा है, हर चीज़ को बढ़िया से डीपली करो। तो फिर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कोई सी भी मैथ्स की बुक करो ना, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हो पाएगा। ठीक है, लेकिन 90% में बार बार एक ही कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से सेम टू सेम उठ के आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ डिजिट्स चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन चीज़ें यही रहती है। इसलिए एनसीईआरटी को सब मैथ्स की बुक का बेस माना जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से करो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो पूरे के पूरे। तो अब हम बढ़ते हैं 1.2 की तरफ। किसकी तरफ, 1.2 की तरफ। तो 1.1 में मेनली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ही था। ठीक है, आपको पता, मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फिर क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझोगे तो आप 10.2 आसानी से कर पाओगे। और ये चीज़ वही है जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, वो कुछ ही नहीं है। तो आप अब आ जाओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, कुछ ही नहीं है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर को लो। कंपोजिट नंबर जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा हो, अगर किसी नंबर का फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी हो, ठीक है, या यूँ कहूँ कि 1 एंड इटसेल्फ मतलब 2 फैक्टर से अलावा हो, 3 फैक्टर हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 5 क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि 5 तो क्या है, प्राइम नंबर है, इसमें 1 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता। जैसे 7 है, क्या नहीं है, क्योंकि इसमें भी 1 और 7 के अलावा, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे अब ले ही लो 8, तो 8 का क्या है, 1 भी है, 8 भी है, और इसके अलावा देखो 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 1 और इटसेल्फ के अलावा अगर एक भी फैक्टर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के बराबर लिख सकते हैं। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के कंपोजिट के बराबर में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आप अगर समझना चाहो, जैसे मैंने 210 लिखा, अभी मैंने क्या कहा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती, किसी भी कंपोजिट नंबर को, 210 कंपोजिट, आपको पता है 210 1 और 210 के अलावा बहुत नंबरों से डिवाइड ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम किसके लिख सकते हैं बराबर, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के। तो इसके प्राइम फैक्टर आप जानते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो 210 का प्राइम फैक्टर निकाल लो तो प्राइम नंबर आ जाएगा। 2 से हमने काटा तो 105। अब ये 2 से जाएगा कि डिवाइड वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 और 2 से डिवाइड हो ही जाता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। अब 2 के बाद किससे ट्राई करेंगे, 3 से करेंगे, लेकिन आपको देखने की आवश्यकता नहीं है।
पहले आप ऐसे देखो कि 5 और 1 कितना हुआ 6। अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड जा रहा है तो वो भी 3 से जाएगा। देखो 5 और 1 6, तो 6 3 से जा रहा है, इसका मतलब 105 भी 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। अब वापस 3 से चेक करूँ, 5 और 3 कितना हुआ 8, 3 से नहीं जा रहा मतलब 35 भी नहीं जाएगा। 5 7 जा और 7 का 5, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बताओ, क्या 210 को मैं 2 × 3 × 5 × 7 में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। देखो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये जितने भी है प्राइम फैक्टर है, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो गया या नहीं हो गया, यही फंडामेंटल थ्योरम कहती है। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि ये सभी नंबर यूनिक होते हैं, तो हर कंपोजिट नंबर के लिए उसके प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। ऐसा तो है नहीं कि 210 का इधर अलग है और बाहर जाके आप और कहाँ पे निकालोगे तो वहाँ पे 210 का प्राइम फैक्टर अलग निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। 210 का ऑलवेज प्राइम फैक्टर यही आएगा, ठीक है। और क्या है कि इनका ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 210 को कोई ज़रूरी नहीं है पहले 2 से दो, अगर आपने 7 से दिया, फिर 5 से दिया, फिर 3 से दिया, फिर 2 से दिया, तो भी बात एक ही है, क्योंकि 7 को आगे लिखो, फिर 5 को लिखो, फिर 3 को लिखो, फिर 2 को लिखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आना ही है। तो आप ये बोल रहे हैं इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से दो, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ऑलवेज प्राइम फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। किसमें लिखना चाहिए कि स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम लिखना चाहिए तो असेंडिंग में, इसलिए सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं। जैसे 35 का निकालना है तो किसी बच्चे ने पहले 5 और 7 दिया, तो एक तो बोला सर 35 का 5 और 7 आ रहा है, एक बच्चा बोला सर मैंने तो पहले 7 से दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका गलत है, ठीक है। बात एक ही है। तो ये कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वो यूनिक होते हैं और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपोजिट नंबर कहता है और इसके अलावा कंपोजिट नंबर कुछ नहीं कहता। अब इसको अगर आप किताबी लैंग्वेज में देखना चाहो कि किस हिसाब से लिखा हुआ है, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है, इसलिए लिख लो और अब आपको याद आसानी से हो जाएगा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है, ये फंडामेंटल, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम फैक्टराइज्ड भी कह सकते हैं, एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड। Any composite number can be expressed or factorized in the product of prime numbers. Any composite number can be expressed in the product of prime numbers या prime factors. कोई भी कंपोजिट नंबर किस में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अभी मैंने बोला था यूनिक होते हैं हर कंपोजिट नंबर के लिए। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम the order and apart from the order in which prime factors occur। बस ये क्या बोल रहा है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, मतलब इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं होता। जो हर कंपोजिट नंबर के लिए उसके फैक्टर्स यूनिक होंगे एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले 5 से दो, आप पहले 7 से भी दे सकते हो, ठीक है। इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। तो 3 चीजें इससे निकल के आती है कि क्या कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर लिखा जा सकता है, दूसरी चीज फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यहाँ पे यूनिक होता है, और चौथी चीज क्या आता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स कर, ठीक है। तो मेनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है। इस चीज को समझ गए होगे आप, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये थे। अब हम 1.2 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आपको समझ में आ गया। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्रेस इच नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इन सबको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में
देखा हो कि इन सबको मैं इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकता हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुछ ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उठाया अपन ने, सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट का, तो हम लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, 140 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 270, ठीक है। 2 को इसके बराबर लिख सकते हैं 35, फिर 3 से जाएगा नहीं, 4 से देखना नहीं क्योंकि 4 तो प्राइम है ही नहीं, 5 से 7 और 7 से 1, तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं क्या, 140 किसके बराबर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको क्या मैं स्क्वायर भी करके लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो उसके पावर को ऐड करके बेस को सेम कर दो। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ऐड होकर 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, देख लो वापस 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो पहला क्वेश्चन हो गया। 156 का आप कर ही लोगे, ठीक है, 156 का कर लोगे, 3825 का भी कर लोगे। चलो एक और 3825 का भी बता देता हूँ। 156 को तोड़ लेना, एकदम इजी चीज़ है। 3825 2 से तोड़े, 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, लेकिन जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यही हम गलती कर देते हैं, सबसे पहले हम सीधा 2 से देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये बताया था, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, पहले थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, जिससे थोड़ा कभी कभार टाइम बच जाता है कि आपने सीधा 5 बाद पीछे देखा। आपको पता है सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, तो क्या होगा, तो हमेशा 2 से वही नंबर डिवाइड जाता है जिसके पीछे में 0 2 4 6 8 हो, लेकिन इसके पीछे क्या है, 5 है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से बात आई, 3 से वो नंबर डिवाइड जाता है जिसके डिजिट्स का सम 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 3 11, 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 और 5 18, मतलब ये 3 से जाएगा। अब मैं 3 से दूंगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब वापस हम 2 से तो दे नहीं सकते, अब 3 से देखो, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, मतलब 3 से अभी और जा रहा है, ठीक है। 3 चौके 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अब 5 2 7, 7 4 नहीं जाएगा, ये 7 और 4 कितना हो गया, 11, नहीं जाएगा। अब किससे देखेंगे, 2 के बाद 3 से देखते, 3 के बाद 5 से देखते, क्योंकि 5 ही प्राइम नंबर आता है। 5 से 8 पंजे 40, 2 उधर गया 25, फिर वापस 5 से जाता है, 17 पंजे 85, अब 17 तो 17 से जाएगा ना, ठीक है। तो आप 3825 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हो, 3 इंटू 3 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चलो चौथा और पांचवा भी बता देता हूँ, ये तो कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5005, तो 5005 के फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले 2 से डिवाइड दूं क्या, नहीं दूंगा, लास्ट में 5 है। 3 से दूं क्या, नहीं दूंगा, क्योंकि 5 5 10 हो रहा है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 5005 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब 5 से चेक करो, 5 से जाएगा, जिसके लास्ट में 5 हो वो 5 से डिवाइड जाता है, 5 1 5 0 0, ठीक है। 5 के बाद किससे दूंगा, 7 से दूंगा, ठीक है, क्योंकि 5 से तो ये जाएगा नहीं, 7 से, तो 7 एकम 7, 3 कैरी गया, 7 चौके 28, फिर वापस कितना कैरी गया इसमें से 2, 7 तिया 21, 7 के बाद किससे चेक करूँगा, 11 से, 11 एकम 11, 3 11 तिया, तो ये कितना हो गया, 5001 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 5 7 11, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ याद करने लायक है, नोट लगा के याद कर लेना, क्या 1001 के फैक्टर ऑलवेज 7 11 13 होता है, तो बताइए। तो यहाँ पे 1001 आती है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए 7 11 13 होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके काम आती है कंपटीशन में बहुत बार। तो 1001 इंपॉर्टेंट नंबर है, 7 11 13 इसके फैक्टर से होते हैं। तो आपको मैंने ये भी करा दिया, ठीक है। 5 से 7 से 11 से 13 से थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल लगाओ और चेक करो कि है या नहीं है, ठीक है। छोटी क्लासेस की चीज़ है ये एकदम। एक क्वेश्चन और है लास्ट, पांचवा, वो भी करा देता हूँ। ठीक है, 7 4 2 9, वापस चेक करो कि 2 से जाएगा,
नहीं जाएगा। लास्ट में क्या 3 से चेक करो, 7 4 कितना हो 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 3 से नहीं जाता, ठीक है 5 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में क्या हो रहा है 9। अब 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, तो इसलिए 7 का डिवाइड देके देखो 7 जा 7, 7 मुझे 35, 35 7 6 42 पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 9 नहीं जा रहा 7 से, मतलब 7 से भी नहीं जाएगा। अब 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ ओड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस करेंगे तो 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो 11 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर क्या सम ऑफ ओड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, मतलब ओड प्लेस और इवन प्लेस के सम का जो डिफरेंस होता है, यदि वो 0 11 22 ये सब हो तो वो 11 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। देखो 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 4 कितना हुआ 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4, क्या 4 0 11 22 इनमें आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब ये 11 से भी नहीं जाएगा। 11 के बाद कौन सा अपने पास आता है 13 आता है, क्या आता है 13 आता है। तो देखो 13 से देके देख लो, 13 पंजे 65, 65 आया, तो 5 4 9 13 7 91 1 19 नहीं जाता, 13 से भी नहीं जाता। अब 14 में चेक नहीं करेंगे, 15 में चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। अब सीधा हम चेक करेंगे 17 में, किस में चेक करेंगे, अब 17 में चेक करेंगे तो 17 में 17 चौके 68, ठीक है 4 2 6 इधर आया, 17 तिया 51, 51 हो गया ना यहाँ पे, 11 उधर गया तो कितना हुआ 119, 17 पंजे 85, 17 7 119 जा रहा है, 17 से जा रहा है। देखो 17 चौके 68, 6 इधर आया, फिर 17 तिया 51, 11 उधर गया, 17 7 119, ठीक है। अब वापस किससे चेक करेंगे, 17 से देख लो, 17 दूना 34, 6 3 9 नहीं आ रहा। अब 17 के बाद किससे देखेंगे अपन, 17 के बाद सीधा आता है 19 नहीं आता, 20 21 22, 19 में देख लो, 19 में भी नहीं हो रहा, 19 दूना 38 3 2 5, 19 से हो रहा है, 19 दूना 38 3 19 दिया 57, अब लास्ट 23 है तो 23। देखा कभी कभी यार ये लेंदी आ जाता है, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन स्टेप से सोचो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा। तो आप 7 4 2 9 को क्या लिख सकते हो, 17 19 और 23, ठीक है। तो देखा आपने 2 उठा के देखा, 3 देखा, 5 देखा। अगर आप यही थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल नहीं जानते तो बार बार चेक करना पड़ता। अब आप देखो 2 का सीधा देखते ही बता दिया, जल्दी से ऐड किया, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 को भी देखते ही बता दिया क्योंकि लास्ट में 5 से वही डिवाइड जाता है जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। 5 के बाद आपने 7 से डिवाइड देके देख लिया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता ही है, 13 से डिवाइड करके देख लिया, फिर 17 से जा रहा है, फिर 19 से जा रहा है, फिर 23 से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इनको कर लेना, ये क्वेश्चन खुद कर लेना। यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं, और यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है।